वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 92 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 93। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 93 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। करंट से रिलेटेड प्रश्नों पर फोकस करेंगे। रमन प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, रमन प्रभाव किसी माध्यम के अणुओं द्वारा फोटोन के प्रकीर्णन से संबंधित है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसका उपयोग पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। सी.वी. रमन, फिजिक्स 1930। कुछ याद आया? नोबेल पुरस्कार। दोनों के दोनों करेक्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट। ये सी है इसका आंसर। तो रमन प्रभाव अणुओं द्वारा फोटोन कणों का लचीला प्रकीर्णन है जो उच्च कंपन या घूर्णी ऊर्जा स्तरों को प्रोत्साहित करते हैं। इसे रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन है जो प्रकाश की किरणों के अणुओं द्वारा विक्षेपित होने के कारण होता है। रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार निर्मित करता है, जिसका उपयोग रसायन विज्ञानियों और भौतिकविदों द्वारा सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यमन निम्नलिखित में से किनके साथ अपनी सीमा साझी करता है? गल्फ ऑफ अदन, लाल सागर, ओमान, सऊदी अरब और सोमालिया। देखिए, इससे पहले अगर आपने टेस्ट देखा होगा पीसीएस का, तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया, उसमें मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक है, उस पर जो है क्वेश्चन बने थे एक दो। पश्चिमी एशिया पर बने थे, ठीक है। उसमें अगर आपने यमन देखा होगा नीचे की तरफ, तो यमन है यहाँ पर और सऊदी अरब यहाँ ऐसे फैला है, ठीक है। यहाँ लाल सागर है, ठीक है। अब सोमालिया तो नीचे आ जाता अफ्रीका में, तो सोमालिया को तो एलिमिनेट कर दो। इधर इंडियन ओशियन है, ठीक है, और यहाँ है गल्फ ऑफ अदन, मतलब अदन की खाड़ी यहाँ पर है, तो अदन की खाड़ी से भी सटा है यमन, ठीक है। लाल सागर से भी आ ही रहा नीचे लाल सागर, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। ओमान भी है इधर, तो ओमान भी करेक्ट हो जाएगा। ये सऊदी अरेबिया ये है, तो ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 नहीं होगा, मतलब सोमालिया इसमें नहीं होगा, तो सोमालिया से 1 कट जाएगा। सी है इसका आंसर। तो देखिए, ये है यमन, ठीक है। यमन के ऊपर ये फैला सऊदी अरेबिया, तो ये हो गया। ओमान देख लो इधर की तरफ, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, देखिए अदन की खाड़ी बिल्कुल नीचे है, गल्फ ऑफ अदन, तो ये गदन अदन ही है पूरा, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है। अब ये रेड सी आ रहा, देखिए इधर से ये लाल सागर। अब ये रहा सोमालिया। अब सोमालिया कहाँ पर है? यमन कहाँ पर है? बीच में तो गल्फ ऑफ अदन आ गया ना, तो इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। सोमालिया की जगह कुछ भी रख सकता है एग्जामिनर, जिबूती रख देगा, इरिट्रिया रख देगा, या सऊदी अरब अमीरात रख देगा, वो तो इसके ऊपर जाएगा। तो प्रश्न किसी भी तरह पूछा जा सकता है। मैप की प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एक स्वायत्त निकाय है। यह किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने हेतु सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की स्थापना जो है वर्ष 1994 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित किया गया था। किसान उत्पादक संगठनों में विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान उत्पादक इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, ताकि कृषि की कई चुनौतियों का जो है प्रभावी रूप से समाधान करने हेतु एक गठबंधन तैयार किया जा सके। छोटे और सीमांत किसान की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रायः समाचारों में रहे स्पेशल 301 रिपोर्ट और समग्रीकरण समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चीन से, ब्रिक्स से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया से? स्पेशल 301 रिपोर्ट और समग्रीकरण समझौता, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी कर लेती है कि लिख देगी कि इसका संबंध किससे है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से।
तो अमेरिका की अस्थायी वीजा नीति भारत के लिए एक प्रमुख समस्या है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को प्रभावित करती है। भारत दोनों देशों में कार्य करने वाले श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के समन्वयन के लिए जो है एक समग्रीकरण समझौते की तलाश में है। नवाचार को प्रोत्साहित करने और अन्य नीतिगत लक्ष्यों जैसे कि दवाओं तक पहुंच स्थापित करना आदि नियमों को संतुलित करने के लिए दोनों देशों के बौद्धिक संपदा संरक्षण नियम अलग अलग हैं। देखिए, भारत जो है वर्ष 2020 में पेटेंट विभिन्न प्रतिबंधित दरों और व्यापार संरक्षण की चिंताओं के आधार पर अमेरिका की स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पर बना हुआ है। तो आ जाए तो याद रहेगा, समग्रीकरण समझौता और स्पेशल 301 रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बैंगनी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यह आनुवांशिक रूप से संशोधित बैंगन की खेती से संबंधित है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR बैंगनी क्रांति के लिए उत्तरदायी निकाय है क्या? बिल्कुल, CSIR बैंगनी क्रांति के लिए उत्तरदायी निकाय है, लेकिन बैंगनी क्रांति जेनेटिक मतलब आनुवांशिक रूप से संशोधित बैंगन की खेती से संबंधित नहीं है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। फिर किससे संबंधित है? लेवेंडर की खेती से। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के जम्मू के डोडा ज़िले में गांव के लगभग 500 किसानों ने मक्का की खेती के बदले उन्होंने क्या है, लेवेंडर की खेती पर जोर दिया है। ठीक है, मक्का की खेती करने की जगह अब वो कर रहे हैं लेवेंडर की खेती। इससे हो क्या रहा है, उनकी आय में जो है 4 गुना चौगुनी वृद्धि हो रही है, जिसे बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जा रहा है। तो पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, यह सब जो है वो अरोमा मिशन के तहत की गई पहल के कारण संभव हो पाया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू, ये दोनों निकाय मुख्य रूप से अरोमा मिशन के तहत बैंगनी क्रांति को सफल बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन? CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू। तो लेवेंडर की खेती से संबंधित है ये, न कि आनुवांशिक रूप से संशोधित बैंगन से। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक त्रिस्तरीय संगठन है। इसका गठन हुआ था 1999 में और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट करो 3 को, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। इसका गठन बिल्कुल 1999 में किया गया और त्रिस्तरीय संगठन है ये NSC। पहला दूसरा सही है, बी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक 3 स्तरीय संगठन है जिसमें रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल है। भारत ने वर्ष 1999 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं यानी और दूसरे मेंबर होते हैं, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करता है यानी अजीत डोभाल जी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यह है इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल करने के साथ ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल करने के साथ ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 12 हो गई है और वर्तमान में भारत में कुल 18 हैं। 18 में से 12 WNBR में शामिल हैं यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो दूसरे वाले को हटाओ, पहला करेक्ट है। तो देखिए, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल करने के साथ ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व
वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं। ठीक है, तो पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। ये तो कहना चाह रहा है ना, दूसरा स्टेटमेंट सिंपली पार लिखा है वहाँ पर। देखिए, साल 2000 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, याद रखना। और वर्ष 2018 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल होने वाला 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना था 18 में। और अब बना है कौन? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये है 12वें नंबर का। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास है? कोरिंगा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, चंबल रिवर सेंचुरी भी नहीं है, यह है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। अब जरा कमेंट करिए कि भितरकनिका है कहाँ पर, कौन सा स्टेट में? राम मूर्ति समिति की रिपोर्ट 1990, उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1993 का मामला, तपस मजूमदार समिति 1999 किससे संबंधित है, बताइए। अगर कल का आपने यूपीएससी का टेस्ट देखा होगा तो आप इस पर टिक कर दोगे, करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, राजद्रोह से नहीं है, शिक्षा से संबंधित है ये। तो देखिए, शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में राम मूर्ति समिति ने प्रस्तुत किया। वर्ष 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का जो अधिकार है ना, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट से एक मौलिक अधिकार है। तपस मजूमदार समिति 1999 आई, उसने क्या कहा? अनुच्छेद 21A को शामिल करने की जो है अनुशंसा की थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सन 2002 आता है, तो वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। उसके तहत शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया। अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, NA यानी नीति आयोग, या फिर अंकटाड यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो WTO नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, नीति आयोग भी नहीं है, यह है अंकटाड, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट जो है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2021 के हालिया कंट्री रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सीमांत प्रौद्योगिकियों में सबसे बड़े ओवर परफॉर्मर के रूप में उभरा है। ठीक है, अंकटाड की है ये रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। कोई ना कोई रिपोर्ट यूपीएससी कर लेती है अल्टरनेट ईयर में छोड़कर, एक साल छोड़ेगी फिर अगली बार पूछेगी। ठीक है, और 2 नंबर की, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।